हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट में भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। आपको पता है कि हम सोशल साइंस के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इन सोशल साइंस के चैप्टर्स में आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने सीखा था कि जो रिसोर्सेस हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने जाना था, रिसोर्सेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। और आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ग्रासलैंड्स के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं क्लासेस शुरू करूं, आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। वो रूल्स क्या है? सबसे पहले उन रूल्स को आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन होनी चाहिए ताकि आप चीजों को लिख सको। जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं उसको नोट डाउन करना है। अगर आपको लगता है कि अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में कंप्लीट कर लेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी के अंदर। इसके लिए आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना, उसमें खुद के नोट्स बनाने, डिपेंडेंट नहीं रहना है कि सर नोट्स देंगे या पीडीएफ भेजेंगे या पीपीटी में मिल जाएगी। देखिए, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना। जब आप कोई चीज पे मेहनत करते हो और वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, यानी कि कंप्लीट वीडियोस कंप्लीट करनी है। ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, इसके अलावा जो हम एमसीक्यूज कराते हैं उनको भी करना है ताकि ये आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा जो भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। जैसे हमने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो आपको क्या करना है, उसका रिवीजन भी करते रहना है। इसके साथ साथ साइंस में भी जो चैप्टर्स कंप्लीट है उनको भी रिवीजन करिए। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका एक रिवीजन भी करना है। क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है भाई, उसको भी सॉल्व करना है। इसके अलावा डेली का होमवर्क डेली करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो देखते समय कंप्लीटली आपको क्या करना है, फोकस रहना है। और जो भी बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जिनको सिलेबस टेकर सीट दी गई है, उन सिलेबस टेकर सीट को फिल करना है। इसके अलावा अगली क्लास जब आप अटेंड करने आओ तो पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आना है। करेक्ट, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेजर ग्रासलैंड के बारे में, जो कि हमारा 10th चैप्टर होने वाला है, मेजर ग्रासलैंड्स। ओके, तो सबसे पहले चीज ये आती है आपके दिमाग में कि सर ये ग्रासलैंड क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैं आपको सबसे पहले सिलेबस आपको बता देता हूं। ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस है और मैथ्स का सिलेबस हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। और ये सोशल साइंस में ये जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर दिया है। ये इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, रिसोर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज हम मेजर ग्रासलैंड के बारे में बात करेंगे और इसी तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो आपके पास में ये पूरे टॉपिक लिखे होने चाहिए कि यार हम किस वे में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास में एक माइंड मैप होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कंप्लीट करते समय कि हाँ ये चीजें हमें कंप्लीट करनी है और ऐसे ऐसे पूरा टॉपिक हमें कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले कंप्लीटली ग्रासलैंड्स के बारे में। ओके, और ये कंप्लीट टॉपिक है। इस तरीके से हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मिक्सअप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कभी हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, कभी हम हिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक मिक्सअप हमारा जो टॉपिक होगा वो कवर होगा कंप्लीट सोशल साइंस के अंदर। सोशल स्टडीज भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि यार ग्रासलैंड क्या होता है। देखिए, ग्रासलैंड में ये ट्रीज नहीं आती हैं, ये पेड़ नहीं आते। घास के मैदानों को हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। ठीक है, आपने घास के मैदान देखे होंगे, उसी को ही इंग्लिश में ग्रासलैंड्स कहा जाता है। पेड़ों को काउंट नहीं किया जाता, ये एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट एक अलग चीज है। तो अभी हम ग्रासलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अब ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम होता है ना, उसको हम पहले समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, आपने ग्रास होपर देखा है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, घासों को खाने वाला ये कीड़ा होता है। आपने देखा होगा, इनको हम ग्रास होपर कहते हैं। अब इस ग्रास होपर को कौन खाता है? बर्ड्स, चिड़ियां खाती हैं। और इनको ये उल्लू, और इसी तरीके से इनको स्नैक, और इसी तरीके से ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। इसको हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम होगी, अगर जैसे मान लीजिए कि घास ही नहीं हो तो क्या होगा, ये चीज नहीं होगी, यानी कि अब इनको भोजन नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये जो चिड़िया है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। तो हमारे नेचर में जो भी चीजें हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और एक भी साइकिल गड़बड़ हुई यानी कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? आपने देखा होगा कि जो किसान है वो खेतों को जब जलाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि घासों को जब खत्म कर देते हैं, तो ये आपको ग्रास होपर ही नहीं दिखते हैं।
जब ग्रास होपर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये जो जिनका ये भोजन है, चिड़िया जिनको खाती हैं, अब ये तो इनके फूड में से ये चीज तो गायब हो गई, यानी कि इनको जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज खत्म हो रही है। तो आपने देखा होगा ओवर द ईयर कुछ जो जीव जंतु हैं, जो पक्षियां हैं, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ओवर द टाइम, यानी कि इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, ये उसका साइन है। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं कि सर हमें पढ़ना है यार, सर ग्रासलैंड क्या होता है। देखिए, ग्रासलैंड का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा ओपन एरिया जहां पे वेजिटेशन है, ग्रास घास है पूरी की पूरी, और आइडियली इसको जो जानवर होते हैं वो इसको अपने चारे के रूप में ग्रेस करते हैं, इसको खाते हैं, जैसे कि गाय हो गई, काऊ हो गया, सिप हो गया, डियर हो गया। ये ग्रासलैंड कैन बी फाउंड एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को छोड़ करके हर जगह पे ऑलमोस्ट ये आपको पाया जाता है। ये खुले क्षेत्र होते हैं जहां पे इनकी जो मेन वनस्पति है वो घास होती है, और ये क्षेत्र गाय, भेड़, हिरण जैसे चराने वाले जानवरों के लिए आदर्श है। घास के मैदान अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये ग्रासलैंड आपको समझ में आ चुका होगा। अब बेसिकली है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, मेजर टाइप्स क्या होते हैं भैया इसके, अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब ये क्या होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो ग्रासलैंड्स होती हैं जो हमारा इक्वेटर है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्या कहते हैं, जो इक्वेटर के रीजन में पाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको उष्णकटिबंधीय घास भी कहा जाता है, जैसे कि अफ्रीका में सैवानास, ये एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से क्लाइमेट, यानी कि ओवर क्लाइमेट क्या होता है, जो इनका जो क्लाइमेट है, इनको कैसा चाहिए क्लाइमेट, मतलब ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, इसके लिए क्लाइमेट चाहिए जहां पे ज्यादा गर्मी हो और मौसमी बारिश हो, सीजनल बारिश हो जाती हो, ऐसे क्लाइमेट को ये सूट करता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, राइट। और ये कुछ एरिया आप देखोगे हमारे इंडिया में भी है, जहां पे भी जो इक्वेटर के नियर के क्षेत्र हैं वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर इसी तरीके से आता है टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि वो एरिया जहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहां पे ये पाया जाते हैं, जैसे कि शीतोष्ण घास के मैदान जहां पे मध्यम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न अमेरिका, वो ठंडा प्रदेश है थोड़ा, एशिया में स्टेपल्स ये पाए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हॉट समर्स है और कोल्ड विंटर्स, गर्मी भी होगी और ठंडी भी होगी, दोनों का एक कह सकते हैं मिक्सअप जो रहता है वो होगा। और यहाँ पे जो रेनफॉल है ना वो बहुत कम होगी, बारिश कम होगी। ऐसे ये कुछ एरिया है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया है ना, एशिया में स्टेपल्स हो गया, ये हैं एग्जांपल्स। और ये जो जलवायु है ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों में कम वर्षा, ये इसको सूट करता है। ये इसके टाइप्स हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ग्रासलैंड के बारे में हमने जाना, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ओपन एरिया होता है जिसको हम ग्रासलैंड कहते हैं। ट्रीज को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है। दो तरीके के हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड के फीचर्स के बारे में। अब ग्रासलैंड के फीचर्स क्या होते हैं भैया, पहले तो यहाँ पे कैसा इनको चाहिए, जलवायु कैसा चाहिए इसको चाहिए मॉडरेट, जो नॉट इनफ टू सपोर्ट फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही जंगल नहीं होगा, मॉडरेट इनको रेनफॉल चाहिए, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। ज्यादा रेनफॉल होगा तो क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा जब ज्यादा बारिश होती है तो क्या हो जाती है, जो घास होती है ना वो सड़ जाती है, राइट। तो इनको एक मॉडरेट लेवल की चाहिए। इसके अलावा जो बस उनको एक थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए उसको हम कहते हैं ग्रासलैंड का एरिया। टेम्परेचर ट्रॉपिकल और टेम्परेट चाहिए, मॉडरेट टाइप चाहिए, तो ये उसके अनुसार चीजें होती हैं। इस तरीके से एक इसमें वर्ड आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, राइट। जैसे कि ये घासों के द्वारा पूरा कंप्लीटली होता है, उसको वेजिटेशन कहते हैं। एक आध कई पेड़ पौधे मिल गए तो मिल गए, नहीं तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे पेड़। वाइल्ड लाइफ जैसे कि जो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कि जेब्रास हो गया है ना, बिशन हो गया, ये जो जीव होते हैं ये वाइल्ड लाइफ के अंदर होते हैं। तो ये जो है फीचर्स ग्रासलैंड के, क्लाइमेट, टेम्परेचर की बात कर ली, वेजिटेशन की बात कर ली, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जैसे कि लॉयन हो गया, चीता हो गया, वॉल्फ हो गया, ये चीजें होती हैं। और ये शिकारी जानवर होते हैं, इनके लिए ये ग्रासलैंड सूट करता है। करेक्ट, ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस
ग्रासलैंड की फूड प्रोडक्शंस में, जैसे कि ग्रेन हो गया, वीट उगाने में, कॉर्न हो गया, इनको यूज होती हैं फार्मिंग के लिए। गेहूं मक्का जैसे अनाज की खेती के लिए उपयोग किया जाता है ग्रासलैंड का। हैबिटेट जहाँ पे बहुत सारी स्पेसीज पाई जाती हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये पाई जाती हैं। इसके अलावा जो कार्बन स्टोरेज है वो होता है, जैसे कि ग्रास एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड और हेल्प करती है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो ग्रास ज्यादा से ज्यादा उगाई जानी चाहिए। तो ये एक मेन चीज होती है और इससे आपको इंपॉर्टेंस समझ आया होगा। ग्रासलैंड का इंपॉर्टेंस हमने समझा, फीचर समझा, टाइप समझा, ग्रासलैंड क्या होता है इसके बारे में जाना। चलिए अब हम बात करते हैं थ्रेट। यार अच्छा क्या कारण है भैया? ओवर ग्रेजिंग होती है, जानवर आए बहुत सारा खा गए तो वो डैमेज कर देते हैं लैंड को, ठीक है, जो हमारी भूमि है उसको वो डैमेज कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होती है तो डैमेजेस हो सकते हैं। बहुत अधिक पशुओं के चरने से भूमि को नुकसान हो सकता है। ये है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत सारे जो पेड़ों की कटाई ज्यादा मात्रा में होने लगेगी तो क्या होगा, वहां से भी ग्रासलैंड का एरिया खत्म होने लगेगा। जैसे लोग सिटीज डेवलपमेंट करने लगते हैं, देखा होगा कहीं ऐसे ही जहाँ पे खाली मैदान पड़ा हुआ है और ग्रास लैंड एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिटीज डेवलपमेंट करते हैं या खेती के लिए यूज करने लगते हैं, मैदानों को काटने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थ्रेट्स हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है कि रेगुलर जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह है जहां पे पहले बारिश नहीं होती थी, ज्यादा मात्रा में बारिश होने लगी तो क्या होगा, वहां का क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज होने से उसका पूरा असर न सिर्फ फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड पे, वहां के जीव जंतुओं पे, वहां के रहन सहन पे, वहां के इवन जो एग्रीकल्चर है उस पे भी असर पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, जैसे इरेगुलर रेनफॉल होने लगा, टेम्परेचर में चेंजेस आने लगे, तो ये सारी चीजें ग्रास की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये सारी चीजें इसको प्रभावित करती हैं, ये थ्रेट है कहीं ना कहीं ग्रासलैंड के। तो ये आपको समझ आया होगा। सर आपने हमें बताया कि ग्रासलैंड क्या होता है, आपने हमें बताया कि टाइप्स क्या होते हैं, आपने हमें फीचर्स बताया, आपने हमें इंपॉर्टेंस बताया, आपने हमें थ्रेट भी बताया। अब बताइए कि इसको रोक कैसे सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट ग्रासलैंड। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा भाई, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए कुछ है, जैसे कि जो ग्रेजिंग है ओवर ग्रेजिंग ना हो, सस्टेनेबल हो। हाँ ठीक है, एक लिमिट में ग्रेजिंग कराई जा सकती है जानवरों के द्वारा और वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वो रोटेटिंग एनिमल्स के द्वारा होनी चाहिए। पहले जो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनको खिलाओ, फिर थोड़े बड़े, ऐसे कर करके एक रोटेशन प्रोसेस होनी चाहिए कंप्लीटली सस्टेनेबल ग्रेजिंग के लिए। इसके अलावा अति मतलब मतलब एक जैसे कोई एक पर्सन हो, अगर वो जानवरों को देख रेख में वो ग्रेजिंग करा रहा है, मतलब उसका चारण करा रहा है, तो वो उससे क्या होगा, वो एक लिमिटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आप खाना खाओगे, ओवर खाना खाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से ग्रेजिंग का भी सिस्टम है कि ओवर ग्रेजिंग होगी तो हमें क्या करना है, वहां पे एक पर्सन रखना है, उसको रोटेट करना है कि हमें पहले ये जानवर खाएगा फिर ये, फिर इस तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भाई लगाई जाए चीजें, पेड़ों को लगाया जाए, इसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं। मोर प्लांट मोर ट्रीज ग्रासलैंड टू मेंटेन बैलेंस, और ग्रासलैंड को भी उगाया जाए ताकि उसका बैलेंस बना रहे। ये चीजें हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को अवेयर किया जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या होगा, एक तरीके से अवेयरनेस हो रही है, तो एजुकेट करना है पीपल, लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड के बारे में एजुकेट करना है। तो ये चीजें की जा सकती हैं जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं काफी हद तक ग्रासलैंड को। आपको काफी हद तक चीजें समझ आ चुकी है कि ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रासलैंड के टाइप्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या थ्रेट है, कैसे उन थ्रेट से बच सकते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है, ये भी सारी चीजें हमने बात करी। इसके अलावा कुछ सर्ब्स होती हैं, कुछ हर्ब्स होती हैं, ये भी कुछ झाड़ियां होती हैं, इनको भी बुशेस उनको कहते हैं, तो ये भी सब ग्रासलैंड के अंदर आती है। तो अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस, और आई होप कि आप सभी ने अपनी कॉपी के अंदर सारी चीजों को नोट डाउन किया होगा, लिखा भी होगा, और आई होप कि ये चीजें आपको समझ भी आ रही होंगी कि क्या होता है ग्रासलैंड, क्या होता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आई होप कि आप सभी लोग रेडी होंगे क्वेश्चंस के लिए भी। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यार प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके ग्रासलैंड टॉपिक से होंगे। देखिए कुछ टॉपिक्स हमारे बड़े होते हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत ही सिंपल होते हैं,
वैसे ही एक सिंपल टॉपिक था ग्रासलैंड। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन वेजिटेशन इन ग्रासलैंड? घास के मैदानों में जो मुख्य वनस्पति है वो क्या होती है? उसमें क्या होते हैं? कैक्टस होते हैं क्या, श्रब्स होती हैं क्या, ग्रासेस होती हैं क्या, पेड़ होते हैं क्या? मैंने बताया पेड़ 9 के बराबर इक्का दुक्का दिख जाएंगे घास के मैदानों में। इसमें जो सबसे मेन जो वेजिटेशन है वो है, आप बताइए, जैसा कि हमने पढ़ा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ ग्रासेस। घासेस होंगी, घास होंगी, घासेस बोल रहा हूं मैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो अपने साथ में ना क्वेश्चन नंबरिंग कर लेना है साथ में। जब आप साथ में बैठो तो नंबरिंग करो कि यार 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिए, आप अपने हिसाब से आंसर्स को जज करिए, देखिए कि यार इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, फिर मैच करिए। जैसे मान लीजिए आपने सोचा होगा कि यहाँ पे कैक्टस हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए आपने लगाया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। आपको चेक भी करते रहना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से या 15 क्वेश्चंस करा रखे हैं या 25 करा रखे हैं, तो उसमें से कितने क्वेश्चन सही गए। जैसे मान लीजिए हमने टोटल 20 क्वेश्चंस करे आज, तो 20 में से आपके कितने सही गए, 15 गए, 16 गए, 17 गए, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता लगेगा कि हाँ कितने लोग बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देख रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। राइट, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव ग्रासलैंड? मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे घास के मैदान नहीं है, तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अफ्रीका है, एशिया है, अंटार्कटिका है, या फिर नॉर्थ अमेरिका है? इसमें से कौन सा होगा? तो आपको भी पता है कि जो अंटार्कटिका है, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ पाई जाती है, वहां पे घास के मैदान नहीं है, दैट इज अंटार्कटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका? देखिए उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदानों का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया कि ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसका एक दूसरा नाम भी है। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको स्टेप्स के नाम से जाना जाता है, या प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, या सेन्नास के नाम से जाना जाता है, या पेम्पास के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। राइट, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन आप ध्यान रखो, प्रेरीज के नाम से इसको जाना जाता है। और ये हम किसमें, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। चलिए अब जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? जो ट्रॉपिकल है इसको हम किस नाम से जाना जाता है? और आपको पता है सन्नास, जैसे कि मैंने बताया, ये सन्नास सेवनास के नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को। ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही है। टुंड्रा, पेम्पास, मिंडोज इस नाम से नहीं जाना जाते हैं। Which of the following animal is commonly found in tropical grassland? किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं ग्रासलैंड में? पेंगुइन, लॉयन, पोलार बियर, या फिर कैमल? तो आपको पता है कि ग्रासलैंड में लॉयन पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं। करेक्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगलों में भी पाए जाते हैं, बट हाँ ठीक है, उनको ग्रासलैंड का एरिया पसंद है कॉमनली। व्हाट इज द मेन क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड? क्या होगा? हैवी रेनफॉल चाहिए, ड्राई एंड कोल्ड विंटर्स चाहिए, वेट एंड ह्यूमिड चाहिए, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर चाहिए? तो आपको ही पता है कि वहां पे ड्राई भी चाहिए और कोल्ड भी विंटर चाहिए, सूखा भी चाहिए और कोल्ड भी चाहिए। ऐसा विंटर चाहिए किसके लिए? ये क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर का क्वेश्चन है ये कि विच ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में कौन सा घास का मैदान स्टेट है? पेम्पास है, वेल्डस है, स्टेपअप्स है, या फिर सेनावास है? बात हो रही है किसकी? बात हो रही है साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका में पेम्पास पाया जाता है। ठीक है, चलिए। What is a primary use of grassland for humans? Humans के लिए जो प्राइमरी ग्रासलैंड है वो उसका जो प्राथमिक उपयोग है वो क्या है? अर्बन डेवलपमेंट, या ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक्स, या फिर माइनिंग या टूरिज्म? तो आप कह सकते हो यार कि जो घासों को उगाना हो गया और ग्रेजिंग कराना हो गया।
ये एक मेन काम है, ताकि वो देखिए घासों को उगाते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं। क्यों उगाते हैं भाई? क्योंकि जानवर जो है उसके घासों को खा सके, और जो इंसान है उसको अगर जरूरत है क्रॉप्स की तो वो भी भैया, जैसे चने हो गए, चने की खेती होती है तो वो क्या हो गया, एक तरीके से ग्रासलैंड टाइप होता है। तो वो जो उसके पत्ते होते हैं जानवर भी खाते हैं, और फिर वहां से जो चीजें निकलती हैं क्रॉप से वो इंसान यूज करता है। तो ये सारी चीजें हैं, और इंसान ये स्टॉक करने के लिए यूज करता है, खाने के लिए यूज करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू ग्रासलैंड? ग्रासलैंड्स के लिए खतरा क्या है? रिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, वाइल्ड कंजर्वेशन है, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है? देखिए मैंने बताया ना, खतरा क्या है? ओवरग्रेजिंग है, मतलब ज्यादा मात्रा में अगर चारण होगा पशुओं के द्वारा तो वो भी एक क्या है? खतरा है। करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। द स्टेप्स आर ग्रासलैंड्स मेनली फाउंड इन, जो स्टेपीज है, स्टेपीज है घास के मैदान है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, या फिर एशिया में, या नॉर्थ अमेरिका में, या फिर अफ्रीका में। तो आप कह सकते हो कि सर इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोप और एशिया में पाया जाता है, जो कि ट्रॉपिकल रीजन के पास में है, इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के पास में। करेक्ट, और ये आपको समझ आएगा। करेक्ट, यूरोप और एशिया में पाया जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, ये पाया जाता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एवरेज रेनफॉल टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए? एवरेज क्या चाहिए रेनफॉल? तो आपको ही पता है यार कि 250 से लेके 750 तक, ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा। ग्रासलैंड अफ्रीका में जो है, वो घास का मैदान अफ्रीका में, इनमें से कौन सा है जो अफ्रीका में है? पेम्पास है, सेन्नाज है, या फिर सेवनाज है, या फिर स्टेपीज है, या फिर वेल्ड्स है? तो आप कह सकते हो कि यार सेनवाज जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। What kind of roots do grasses in grasslands है? घास के मैदानों में घास की जड़ें किस प्रकार की होती है? सैलो होती है, डीप होती है, या फिर एरियल रूट्स होती है, या ट्रॉप्स ओनली होती है, या फिर वाइड स्प्रेड होती है? किस तरीके की जो जड़ें हैं उसकी वो कैसी होती है घास के मैदान की? तो ये डीप होती है और वाइडली स्प्रेड होती है। डीप होगी और वाइडली स्प्रेड होगी, मतलब ये फैली हुई होती है, वाइडली स्प्रेड। घास को इमेजिन करोगे आपको सारी चीजें समझ आने लगेंगी। करेक्ट, उसकी जड़ें इस प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थलैंड्स एरिया इज कवर्ड बाय ग्रासलैंड? पृथ्वी में के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर घास के मैदान है? 10% पे है, 25% पे है, 40% पे है, या फिर 50% पे है? तो आप कह सकते हो कि यार ये जो 40% है इस पे क्या है? घास के मैदान है, इस पे घास के मैदान है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इतने पे घास के मैदान है। व्हाई आर ट्रीज रेयर इन ग्रासलैंड? जो ट्रीज हैं, जो पेड़ है वो बहुत कम क्यों है भाई? सनलाइट की कमी के कारण, या इनसफिशिएंट रेनफॉल, या फिर हाई एल्टीट्यूड, या फिर पुअर सोइल क्वालिटी? तो इसका मेन कारण इनसफिशिएंट रेनफॉल, वहां पे कुछ ज्यादा मात्रा में बारिश होती नहीं है, और जो ग्रास है उसके लिए थोड़ा बहुत बारिश भी चल जाती है, इसीलिए बहुत कम मात्रा में पेड़ आपको दिखाई देंगे। द वेल्ड ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन, वेल्ड ग्रासलैंड किन स्थानों पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, एशिया में? तो आप कह सकते हो अफ्रीका में वेल्ड ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच आर द मोस्ट कॉमन पेरिडेटर इन टेम्परेट ग्रासलैंड? शीतोष्ण घास के मैदानों में सबसे आम शिकारी कौन सा है? टाइगर है, या फिर कोएट है, वोल्फ है, वियर है, कौन है? तो आप कह सकते हो कि इसमें जो आम है वो है वोल्फ, भेड़िया जो है वो। और आपको पता है शीतोष्ण घास के मैदान में जो भेड़िया जो होता है, वोल्फ जो होता है, उसके अब उसके पीछे लॉयन रहता है, टाइगर्स रहते हैं, राइट? ये सारी चीजें चलती रहती है वहां पे, ये पाए जाते हैं। द पेम्पास ग्रासलैंड्स आर प्राइमरी यूज फॉर, कहां पे यूज होता है? राइस उगाने में, या फिर कैटल में, या फिर माइनिंग में, या टूरिज्म में? तो आप कह सकते हैं यार कैटल रैंचिंग में इसका यूज किया जाता है। व्हाट हैपन्स टू ग्रासलैंड ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट? मतलब सूखा, अगर लंबे समय तक सूखे रहने के दौरान घास के मैदानों का क्या होता है भाई? वो बिल्कुल एक तरीके से बदलने लगते हैं, यानी कि
ये डेजर्ट में कन्वर्ट, भाई सूख जाएंगी ना पूरा, क्या हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा लंबे समय तक अगर धूप ही धूप होगी तो, दे बिकम डेजर्ट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ग्रासलैंड, क्या करके हम ग्रासलैंड को बचा सकते हैं, ओवरग्रेजिंग से तो नुकसान है, क्रॉप रोटेशन करके, या फिर अर्बनाइजेशन से, या फिर अनरेगुलेटेड डिफॉरेस्टेशन। देखिए क्रॉप का रोटेशन करके हम बचा सकते हैं, रोटेशंस करके, क्रॉप का रोटेशंस करते रहेंगे तो वो बचा रहेगा। इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं और आई होप कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, और आपको काफ़ी कुछ आइडिया भी लगा होगा इन सारी चीज़ों से, तो आई होप की चीज़ें आपको समझ भी आई होगी। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसमें आपको ये कंप्लीट एक ट्रैकिंग सीट दी जाती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जाता है कि कितने सिलेबस आपके कंप्लीट हुए हैं, कितने सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको गाइड की जाती हैं। और ये है ना, इसमें हम टिक करते हैं, क्या है कि जैसे जो टॉपिक हमारे कंप्लीट होते जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा आज टॉपिक नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अगर टॉपिक नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है तो आपको क्या करना है कि लिख लेना है कि यार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने बाकी हैं। एक आपके पास में कंप्लीट रोड मैप होता है, और मेंटरशिप प्रोग्राम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराता है उस रोड मैप में भी कि यार हमारा हाथ किसी ने पकड़ रखा है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें गाइड हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए अगर कोई ये चीज हमें कोई बताने वाला होता है तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर जाते हैं, राइट। और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए कि किस तरीके की मेंटरशिप होती है, क्या होता है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा ये मेंटरशिप न सिर्फ केवल नवोदय सैनिक स्कूल के लिए, बल्कि मिलिट्री स्कूल बोर्ड एग्जाम्स में भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हम मेंटरशिप देते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रखा है सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम। सबसे पहले जिस भी चीज की तैयारी करोगे ना उसमें मेंटरशिप आपको मिलेगी। सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस होगा, वीकली टेस्ट होगा, डाउट क्लियरेंस की जो मेथड है वो आपको क्लियर कराई जाती है, साथ साथ में आपके लिए एक बैठ करके टास्क प्लान हम डिसाइड करते हैं, डे वाइज ट्रैकिंग होगी, वीकली रैंक की पोजीशंस डिसाइड होती है, बताया जाता है कि आपका लेवल क्या है, ये सारी चीजें हम तैयारी करवाते हैं। और आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।